हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार नॉलेज नेट से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही दोस्तों, अब समय बहुत कम बच गया है, लगभग 30 दिन का समय मान लीजिएगा। इन 30 दिनों में आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा है ना तैयारी को बढ़ाए रखना है, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। क्लियर है दोस्तों? तो आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि ये नए पैटर्न के सवाल है। यदि सवाल बनेगा तो इसी पैटर्न के सवाल बनेगा। और ये रहा आपके पास पहला सवाल, ध्यान से पढ़ना है। पहला काम होता है, यदि हम सवाल को जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सवाल का जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि हम सवाल को सबसे पहले अच्छे से पढ़ें। अब देखिए सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करके आपको क्या करना है बताना। हमारे पास 4 कथन दिया हुआ है। इन चारों कथनों में से कौन कौन से कथन सही है इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर है? तो 1000 लीटर क्या 1 घन मीटर के बराबर होता है? ये तो सवाल आयतन का हो गया हमारे पास, है ना। आयतन में हमको पता है कि 1 घन मीटर की जो वैल्यू होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1 घन मीटर में लगभग 1000 लीटर होता है, एक्यूरेट होता है। क्लियर है? इसका मतलब हमारे पास जो पहला कथन होगा ये एकदम करेक्ट होगा। मैं कह सकता हूं कि के कथन मेरा क्या है यहाँ पर एकदम सही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। अब आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि भाई 100 किलोग्राम का 1 टन होता है ना। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है, 1 मिनट, है ना। 1 क्विंटल होता है, क्या होता है भाई? टन नहीं होता, 1 क्विंटल होता है। ठीक है, 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है, याद रखना, है ना भाई। उसी प्रकार मान लो हम ये कहें कि 10 क्विंटल का क्या होता है, तो मैंने कहा 10 क्विंटल का 1 टन होता है ना। क्या होता है? 1 टन होता है। इसी 1 टन को हम कई बार 1 मीट्रिक टन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 मीट्रिक टन के नाम से भी हम क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि एल वाला जो कथन होगा ये भी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि भाई 1000 किलोग्राम का 1 क्विंटल और 1000 किलोग्राम में मान लो 10 का गुना कर दिया जाए तो ये 10 क्विंटल बन जाएगा। जैसे यहां पर मैंने कहा कि इस साइड 0 लगा दिया जाए तो ये 10 क्विंटल होगा, इस साइड 0 लगा दिया जाए तो ये 1000 किलोग्राम हो गया। तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई 10 क्विंटल बराबर 1000 किलोग्राम, और यही 10 क्विंटल तो आपके पास 1 मीट्रिक टन के बराबर है। अतः हमारे पास जो कथन एल है ये भी हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर बराबर क्या 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो ये कथन भी एकदम सही है। आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में ये हमारे पास है ना क्षेत्रफल का मापक है दोस्तों। हेक्टेयर क्षेत्रफल मापने के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये आपके पास क्षेत्रफल मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हेक्टर की यूज करते हैं। क्लियर है? मीट्रिक टन, टन मतलब भार का, है ना, या हम कह सकते हैं द्रव्यमान का, और लीटर जो होगा आपके पास आयतन, है ना। आयतन मापने के लिए इसका यूज करते हैं। 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम भी द्रव्यमान का मापक होता है, और 1 किलोग्राम में यहाँ पर मीटर में दिया, जबकि हमको पता है कि भाई 1 किलोमीटर की वैल्यू 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1000 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है? 10,000 मीटर दिया है। तो हमारे पास जो एन वाला कथन होगा एकदम गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से कथन सही है? तो मैंने कहा के भी सही है, एल भी सही है और एम भी सही है। तो हमारे पास के, एल और एम, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेगा, ध्यान देना है। क्लियर है? आगे देखिएगा अगला सवाल फिर, है ना। सवाल से पहले हमारे है ना चैनल द्वारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड ऐप है सीजी मैपोलॉजी, है ना। इसके थ्रू आपको ऑनलाइन संपूर्ण क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? साथ ही दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि यदि आपको स्पेशल मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लास परचेज करना है तो इसका प्राइस मात्र 349 रुपए रखा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा पैटर्न आपके पास सीजी व्यापम पूछ रहा है उसी पैटर्न पर आधारित आपको चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, सभी चीज देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपकी स्कोर के लिए, है ना, स्कोर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए जो मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर है ये
एक के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो ध्यान देना इस चीज को। क्लियर है? और साथ में आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और ये हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, इन नंबर पर आप कांटेक्ट करके है ना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा, ये गजब का सवाल है, ये मान लीजिएगा सवाल छपने वाला है दोस्तों, है ना, बहुत ही गजब का सवाल है। देखिए क्या बोलना चाह रहा सवाल, योग एस, है ना, योग एस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जहां एक्स वाई और जेड अलग अलग अभाज्य संख्या बोला गया है। हो सकता है एक्स वाई जेड अलग अलग है, कोई एक जैसा भाज्य संख्या नहीं है ना, लेकिन इन तीनों संख्याओं का योग हमेशा एस के बराबर होना चाहिए बोला गया है, जिनमें से जितने भी आपके पास अभाज्य संख्या, चाहे मैं एक्स की बात करूं, y की बात करूं या z की बात करूं, ये सब के सब 10 से कैसे है, छोटे हैं बोला गया है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x हो, y हो और z, ये तीनों आपके पास हमेशा 10 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। मतलब 10 हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हमारे पास कथन पहला क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। पहला कथन यह है भाई कि एस का इकाई अंक शून्य हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो मैंने कहा कि मुझे एक्स वाई और जेड का ऐसे मान रखना है, एक तो अभाज्य तो होनी ही चाहिए, साथ में वो जितने भी संख्या है एक्स वाई जेड, ये तीनों की तीनों 10 से छोटे भी होने चाहिए। तो मैंने कहा चलो एक्स का मान मैंने रख दिया 2, वाई का मान रख दिया 3 और जेड का मान रख दिया 5। ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, ऐसे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उन संख्या को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो 2, 3 और 5 ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। अब बोला गया है कि यदि भाई एस का इकाई अंक 0 हो सकता है। अब हमारे पास डेटा ये है कि यदि मान लो इन तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या इकाई के स्थान पर 0 प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ के देखते हैं। एक्स का मान 2, वाई का मान 3 और जेड का मान 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 में इकाई का अंक 0 है। मतलब मैं कह सकता हूं कि के वाला कथन पॉसिबल है, के वाला कथन पॉसिबल है कि इकाई के स्थान पर 0 आ जाए। क्लियर है दोस्तों? एस का इकाई अंक 9 हो सकता है, हमारे पास दूसरा कथन है। अब 9 हो जाए मान लो, तो हो सकता है यहाँ पर तो होगा नहीं, 2 3 5 रखने पर तो पॉसिबल नहीं है। तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ अलग तरीके से रखते हैं, एक्स वाई और जेड। मैंने कहा कि मान लो हमारे पास एक तो 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या 7 रख सकते हैं। इतने ही संख्या है जो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 से लेकर 10 से कम की बात करें तो 2 3 5 3 है ना, 2 3 5 और 7 ही हमारे पास टोटल 4 अभाज्य संख्या होते हैं जो 10 से कम होता है। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 तो हमारे पास विषम संख्या है। तो कितने अभाज्य संख्या होंगे हमारे पास, टोटल 4 अभाज्य संख्या हो सकते हैं, 2 3 5 और 7 ये। अब हमको कोई भी रैंडमली उठाना है। यदि मैं ये कहूं आपसे कि मैं शुरू के 3 संख्या को अभी कुछ देर पहले उठाकर देखा तो इकाई के स्थान पर कौन सा आ गया था, 0। अब मैं चाहता हूं इन दोनों तीनों को उठाकर देखता हूं तो 7 5 12, 12 3 15 हो रहा है, नहीं होगा। 7 5 12, 12 2 14, ये भी नहीं हो रहा है। और कहीं पर भाई तो नहीं होगा। इतने रिजल्ट आ सकते हैं, और एक हो सकता है हमारे पास 10। इसके अलावा और कोई अंक नहीं होगा। तो इकाई स्थान पर या तो 0 4 या तो 5 आने चाहिए, 9 तो नहीं आ रहा है। अतः मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। एस का इकाई अंक 5 हो सकता है। हम देखे हैं कि भाई मान लो इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 3 5 8 और 7 5 12, इन तीनों को जोड़ दिया जाए 3 5 और 7 को, तो कितना होता है उनका सम 15 होता है। अतः इकाई के स्थान पर 5 हो सकता है। तो एम वाला कथन भी मेरा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। एस का इकाई अंक 4 हो सकता है। अब 4 होने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे 2 3 और 7 को जोड़ लेते हैं, 2 + 3 + 7, ये भी हो सकता है ना। और मैं ये कहूं कि 2 3 और ये भी 5 को जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 3 की जगह हम 5 कर देते हैं, 2 5 7 7 और 7 14। तो 14 में इकाई के स्थान पर 4 हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं के भी सही है, एम भी सही है और एन भी सही है। तो के एम और एन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो सकता है। क्लियर है भाई? तो ऐसे आपको घुमा घुमा कर सवाल दे सकता है। तो हर एक सवाल के लिए आपको क्या रहना है, एक्टिव होना है, एक्टिव रहना है भाई, ताकि ऐसे सवाल आए तो 1 नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर।
दो प्राकृतिक संख्या p और q के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना था। क्लियर है? क्या बोला गया है? जैसे p एक अभाज्य संख्या, पहले ही बोल दिया गया है कि p किस प्रकार की संख्या अभाज्य और q किस प्रकार की संख्या हमारे पास, तो q एक हमारे पास भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? तो हम कहेंगे अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, वो होता है हमारे पास अभाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या का क्या मीटर है भाई? तो भाज्य संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जिनके मिनिमम, है ना, 3 गुणनखंड तो होने चाहिए, मतलब खुद से कटे, एक से कटे और किसी और से भी कटे, तो उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे हमारे पास 4 हमारे पास भाज्य क्यों? क्योंकि एक से कटेगा, खुद 4 अपने आप से कटेगा, ये इतना तो पॉसिबल ही है ना, खुद से कटना चाहिए और एक से कटना चाहिए और इसके अतिरिक्त किसी और से कटना चाहिए, तो किसी और के रूप में यहाँ पर क्या है? 2 है भाई, दो से भी तो कट रहा है, तो कितने गुणनखंड होगा? तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 तो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो उस प्रकार के संख्या को क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर कथन पर विशेष ध्यान देना, क्या बोलना चाह रहा है? p इंटू क्यू एक विषम संख्या हो सकती है। अब यहाँ पर बोला गया है कि p किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और q किस प्रकार की संख्या होनी चाहिए? एक भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि p की वैल्यू अभाज्य संख्या के रूप में कुछ भी रख सकता हूं क्या? तो मैंने कहा p की वैल्यू मैंने रख दिया 2। क्लियर है? 2 हमारे पास अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या के रूप में हम क्या रख सकते हैं? अब हमको ध्यान देना कि हर बार जरूरी नहीं कि आपके पास हर बार विषम ही हो सकती है, बोला गया है, पॉसिबल है कि विषम संख्या प्राप्त हो। अब उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा रखना है, ऐसा नहीं कि मैंने 4 रख दिया और 4 दूनी 8 कर दिया, है ना। यहाँ पर भाज्य तो 4 है, तो आप 4 रखकर गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8। आपने बोले तो ये विषम संख्या नहीं है, सम संख्या, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ऐसे डेटा नहीं रखना है आपको डेटा ऐसे रखना है कि भाई ये इस नियम को यहाँ पर स्पष्ट बोला गया, हो सकती है, ऐसा क्या पॉसिबल है। तो मैंने कहा यदि मैं मान लो 4 के स्थान पर कोई दूसरा अंक रख देता हूं, जैसे कोई एक आध अंक रख देते हैं भाई, एक तो अभाज्य संख्या रखना ही है, तो अभाज्य संख्या में भी हम कोई ऐसे डेटा रख देते हैं, जैसे 3 हमारे पास एक अभाज्य संख्या और 3 तो अभाज्य संख्या, इसके साथ कोई अंक, तो मैंने कहा भाज्य संख्या के रूप में हम कुछ रख दें क्या? यहाँ पर 15 रख सकते हैं। भाज्य संख्या क्या है? हमारे पास 15 है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है हमारे लिए, 3 अभाज्य, लेकिन 15 क्या है? भाज्य है। 15 एक से भी कटेगा, 15 खुद से भी कटेगा, है ना, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, मतलब रख सकता है। और 3 और 15 का गुणा कर दिया जाए तो 15 या 45, ये देखने पर क्या विषम संख्या नहीं है? यदि है तो मैं कह सकता हूँ कि कथन मेरा क्या होगा दोस्तों? एकदम करेक्ट है। हो सकता है भाई, ऐसा पॉसिबल है। फिर हम बात करते हैं q बाई पी एक अभाज्य संख्या हो सकती है। अब आपको बोला गया है कि मान लो किसी भाज्य को मैं, है ना, अभाज्य से भाग देता हूं, तो क्या ये संख्या, है ना, अभाज्य संख्या प्राप्त होगा? तो मैंने अभी आपके सामने रखा 15 मेरे पास क्या है? भाज्य है, मतलब q की वैल्यू है, तो q की वैल्यू 15 और p की वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 रख देता हूँ। चलो 3 से भाग देंगे 15 को तो 5 बार में कटेगा, और ये जो 5 आए हैं मेरे पास अभाज्य संख्या है। मानते हो भाई? तो इस हिसाब से ये वाला एल वाला कथन भी मेरे पास पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है हो सकती है करके। ऐसा पॉसिबल है, हमेशा हो पॉसिबल ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी तो होगा, कुछ अंकों पर तो टकराएगा, वो कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, p प्लस क्यू एक अभाज्य संख्या हो सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको लगता है? तो मैंने कहा यदि मान लो मैं ऐसा अंक रख दूं, ऐसा रंग रख दूं, तो ऐसा पॉसिबल है। तो जैसे मैंने कहा 3 मेरे पास अभाज्य संख्या है और 8 मेरे पास भाज्य संख्या, 3 और 8 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 11, और ये जो 11 प्राप्त हो ये भी अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो ऐसा पॉसिबल है ना भाई? 3 और 8 के साथ तो पॉसिबल है, मतलब ये कथन भी मेरा क्या होगा? करेक्ट होगा। p माइनस क्यू एक अभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे मैंने कहा p माइनस क्यू मतलब हम कहेंगे कुछ बड़ा रख लेते हैं भाई अभाज्य संख्या में, जैसे मैंने कहा 11, और 11 में हम कुछ घटा दें जो अभाज्य प्राप्त हो, मैंने कहा 4 घटा देता हूँ। 11 अभाज्य संख्या और 4 मेरे पास भाज्य संख्या। अब 11 में 4 घटाने पर आप देखोगे कि भाई 7 बचेगा, और 7 खुद अपने आप में क्या है? अभाज्य संख्या। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि एन कथन भी मेरा क्या है? पॉसिबल है। इन सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हो सकती है वर्ड आया है ना, वो पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि ऐसा पॉसिबल है
है ना। तो इस कारण से हमारे पास जितने भी कथन है सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, ऐसे सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है अभी के दौर में। ये मान लो कि ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये एग्जाम में छप ही जाएगा ऐसा सवाल है। ध्यान से देखना क्या है कि भाई दो संख्याओं के संबंध में दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं, जिनके बाद एक प्रश्न भी दिया गया है। ध्यान समझना क्या है, कथन बोला गया है कि उनका गुणनफल 21 हो। हमारे पास दो संख्या से ले लेना है, दो संख्या ले लेना है जिनका गुणनखंड 21 हो और उनका योग 10 भी हो। अब वे दो संख्या क्या है, तो उपयुक्त कथन और प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। अब बोला गया है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल S1 पर्याप्त है। क्या S1 प्राप्त है? फिर ऑप्शन नंबर बी है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल S2 ही पर्याप्त है। मैं कहूँ कथन दूसरा ही पर्याप्त है, तो भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन न तो अकेले S1 और न ही अकेले S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। अब हमारे पास इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जो सटीक होगा, और उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले इन दोनों कथनों पर विचार करना जरूरी है। अब मान लेते हैं दो हमारे पास जो संख्या है वो कौन कौन से लेते हैं, तो मैंने कहा एक x है और एक मान लिया मैंने y है। यही हमारे पास वो दो संख्या है दोस्तों, ध्यान समझना। अब बोला गया है कथन पहला कि उनका गुणनफल 21 होना चाहिए, तो मैंने कहा x और y का गुणा कर दिया, x y, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर। और उनका योग हमारे पास कितना है, 10 है, तो मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। क्लियर है भाई, यहां तक आगे समझ में। अब आप एक चीज बताओ, क्या इतने डाटा के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि भाई एक्स वाई 21 हो सकता है? अब इस सवाल को हो सकता है मैं यहाँ पर आपको एक्स नियम से डील करते हुए बहुत लंबा चौड़ा बताना चाहूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा मैं। ध्यान समझना, मैं आपको केवल पॉसिबल वैल्यू ही बताना चाहता हूं। यदि हम ये कहें कि केवल मैं ध्यान दूं कि भाई एक्स वाई की वैल्यू 21 है और केवल एक ही कथन को मैं बेस मानकर या उसी, है ना, केवल कथन एस को मैं आंसर मानकर, सत्य मानकर यदि डेटा का निष्कर्ष निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं? तो मैंने कहा ऐसे पेयर बन सकते हैं आपके पास। एक तो हो सकता है भाई 1 और 21 के यदि हम आपस में गुणा कर देंगे। ध्यान समझना, ऐसे पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप कहोगे तो एक्स वाई बराबर यदि 21 हो तो इसके लिए हमारे पास ये हो सकता है कि भाई 1 और 21 का यदि गुणा कर देंगे तो भी तो हो जाएगा, 1 गुणित 21 मतलब 21। दूसरा हो सकता है 3 गुणा 7 कर देंगे तो 7 दिया, ये भी हो सकता है 21। इसके अतिरिक्त और कोई अंक नहीं है। क्लियर है? अब हमारे पास कितने रिजल्ट आ गए, एक पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट। क्लियर है? अब एक चीज बताओ कि मैं क्या पहले रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ कि इन दोनों संख्याओं का योग 10 होगा? आप खुद देख पा रहे हो, पहले रिजल्ट के हिसाब से 1 प्लस 21 करूंगा तो हो जाएगा कितना, 22। और दूसरे रिजल्ट के हिसाब से, मतलब दूसरे कथन के हिसाब से और दूसरे रिजल्ट को मान रखने पर 3 प्लस 7 का मान रखने पर कितना हो जाएगा, 10। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि केवल कथन एक को ध्यान में रखकर मैं इसका आंसर बता दूं, ऐसा होगा तो हमारे पास ये वाला जो कथन है S1 के जो पहला रिजल्ट हम देखें, ये हमारे पास बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, गलत ना हो इसलिए हम देखेंगे कि हमारे पास दूसरा कथन भी एकदम क्या होनी चाहिए, सटीक बैठनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई का मान 10 दिया है, जैसे यहाँ पर प्राप्त हुए 3 प्लस 7 को जोड़ने पर 10, तो हम कथन ये कह सकते हैं कि कथन 1 और कथन 2, इन दोनों को जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं कराएंगे हम इसके आंसर तक नहीं पहुंच सकते, उन संख्याओं तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं कह सकता हूं कि एक संख्या 3 हो सकता है, एक संख्या 7 हो सकता है, या 7 या 3 हो सकता है। तो ये कब निष्कर्ष निकला, जब मैंने कथन 1 और कथन 2 दोनों को स्टडी किया तब। अतः मैं कह सकता हूं कि केवल कोई एक इसके लिए पर्याप्त नहीं है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। क्यों? S1 और S2 एक साथ प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि दोनों एक साथ हम फॉलो करें, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ ले, तब तो हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और ना तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। आए भी समझ में, ऐसे सवाल बनेंगे और इन सवालों का जवाब भी आपको अच्छे से देना है। क्लियर है? 40-45 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो
बेहतरीन सवालों में से एक है। ये मान लो कि एग्जाम में छपेगा, गजब का सवाल है दोस्तों, ध्यान देना। नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। अब बोला गया है क्रम विनिमय का नियम भाग और घटाव दोनों पर लागू होता है। अब क्रम विनिमय है क्या चीज, सबसे पहले तो ये आपको जानना है। क्रम विनिमय मतलब हम मान लो कोई भी डेटा के क्रम को चेंज कर देते हैं, वो क्रम विनिमय है। क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि भाई 10 को मान लो मैं भाग दे देता हूं, क्योंकि यहां पर बोला गया भाग और घटाव दोनों पर लागू होता है। अब मैंने कहा 10 को 5 से भाग दे देंगे, मतलब आप कह सकते हो 10 को यदि मैं 5 से भाग देता हूं तो कितना बचता है, 2। अब मैं चाहता हूं उसके क्रम को चेंज कर दें। क्रम विनिमय का मतलब है 10 भागित 5 जो है इसका क्रम हम चेंज कर देंगे तो यही हो जाएगा 5 भागित अब 10, क्योंकि हमने क्या किया, क्रम को चेंज कर दिया। जो पहले 10 था उसको हमने बाद में रख दिया और जो बाद में 5 था उसको पहले रख दिया। अब इसके हिसाब से आप देख पाओगे कि 5/10 मतलब भाई अब तो हो गया 1/2। तो क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर आधा मतलब 1/2 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाग पर लागू नहीं होगा भाई, भाग पर लागू नहीं होगा। जब भाग पर लागू नहीं होगा तो सिंपल सी बात है घटाव पर भी लागू नहीं होगा। यदि मैं कहूं आपको 10 - 5 बराबर, आप कहोगे 5। अब क्रम चेंज कर दिया जाए 5 - 10, तो आप कहोगे 5 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 5। क्या दोनों सेम है, +5 और -5 सेम है क्या, नहीं है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है हमारे पास क्या होगा, गलत है भाई, कथन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, कारण को ध्यान देते हैं। अब कारण दिया गया है क्रम विनिमय के जोड़ और गुणा का नियम सभी परिमेय संख्या पर लागू होता है। यदि मैं क्रम विनिमय नियम की बात करूं तो जोड़ और घटाव के जो नियम है वो सभी परिमेय संख्याओं पर भी लागू होता है, बोला गया है। अब हमको सबसे पहले तो ये देखना कि क्रम विनिमय का नियम क्या जोड़ और गुणा पर लागू होता है। तो हम कहेंगे मान लो 5 + 2 को जोड़े तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 7। अब मैंने इनका क्रम चेंज कर दिया, 2 + 5 कर दिया तो भी 2 5 कितना हो जाएगा, 7। ये भी पॉजिटिव 7, ये भी सब पॉजिटिव 7। मतलब जोड़ के नियम में तो क्रम विनिमय काम करता ही है, तो डेफिनेटली सही है। यदि मैं गुणा की बात करूं 5 × 2 तो आप कहोगे 5 दूनी 10, है ना, यही है ना भाई। और मान लो चेंज कर दिया जाए 2 × 5 कर दिया जाए तो भी 5 दूनी 10, मतलब गुणा में भी ये क्या होता है, नियम लागू होता है। और जब ये दोनों में लागू होता है तो सिंपल सी बात है, जोड़ और घटाव का नियम जितने भी परिमेय संख्याएं होंगे, जितने भी भिन्न संख्याएं होंगे उनमें भी लागू होगा। तो कारण मेरा एकदम करेक्ट है, कारण करेक्ट है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई कथन का एकदम सटीक व्याख्या कर रहा है, सटीक व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना। हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन है ना, कथन हमारे पास गलत है लेकिन कारण क्या होगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर होने वाला है। आए भी समझ में, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लियर है, और कंटिन्यू देखते रहे क्योंकि एग्जाम अब बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही आ चुका है। अब ध्यान देना सवाल क्या बोलना चाह रहा है। यदि x - y बराबर 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। आपके पास ये हमारे पास एक सवाल है। इस सवाल के तर्जमे में जो 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 कथन दिया है वो कौन कौन से कथन सत्य है उनको हमको बताना था। अब क्या बोला गया कि x - y बराबर 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। x और y के किसी भी मान के लिए, देखो ध्यान से पढ़ना ना, सवालों को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला गया है, x और y के किसी भी मान के लिए x और y दोनों धनात्मक होने चाहिए, तब मैं कह सकता हूं कि भाई बराबर 8 आ जाए। यदि मैं ये कहूं आपसे कि x - y की वैल्यू हमेशा कितना आना चाहिए, 8, ये हमारे पास कथन में दिया है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं ये चीज को। अब यहाँ पर पहला कथन ये बोला जा रहा है हमसे कि भाई चाहे x और y का कोई भी मान क्यों ना लो, है ना, लेकिन दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि x - y की वैल्यू 8 हो सकता है। तो मैंने कहा 8 तो लाना है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है। यदि मैं कहूं कि ये दोनों धनात्मक है 12 और ये भी मेरे पास 4 मान लिया तो कितना हो गया, ये तो 8 हो गया, क्लियर है। लेकिन मान लो इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मान लो मैं ये कहूं भाई, इसको मान लो मैं ये कहूं कि ये 4 हो जाए और ये मेरे पास -12, ये भी धनात्मक है, 12 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है। अब इसको मान लो मैं चेंज कर दिया तो डेटा कितना आ गया, आप कहोगे -8 आ गया। एक जगह 8 था और एक जगह -8 था, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे कोई भी मान के लिए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है।
इसलिए हम कहेंगे कि के वाला कथन हमारा क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x धनात्मक है तो x और y के किसी भी मान के लिए y ऋणात्मक होना चाहिए। अब y को मान लो हम ऋणात्मक में रखते हैं, ध्यान देना कि मैंने यही रिजल्ट रख लिया कि 12 माइनस, भाई मैंने कहा y की वैल्यू को जो 4 रखा इसको मान लो ऋणात्मक रख देता हूं माइनस का 4, तो आप कहोगे 12 माइनस माइनस प्लस का 4 होकर ये कितना बना देगा, 16 बना देगा। लेकिन 8 तो नहीं होगा, हमारे पास क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि l की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। यदि x ऋणात्मक है तो x और y के किसी भी मान के लिए y धनात्मक होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। अब सिंपल सी बात है कि यदि मान लो आप y x की वैल्यू को माइनस रखते हो, माइनस y और बराबर 8, तो ऐसा कभी भी दो माइनस आपस में जुड़कर कभी भी पॉजिटिव नहीं बनाता, तो इस कारण से हमारे पास m कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम गलत हो जाएगा। मानते हो भाई, कभी भी दो ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़कर पॉजिटिव कैसे बनाएगा, ऋणात्मक का रिजल्ट तो ऋणात्मक ही होना चाहिए। यहाँ पर साइन पर ध्यान दिया जाता है, जिसका साइन बड़ा होता है उसका क्या होता है, साइन लगता है। अब मैंने कहा अब आपके पास x भी निगेटिव में आ गया, y भी निगेटिव में आ गया। अब इन दोनों में से कोई भी आपके पास बड़ा हो, दोनों के सामने तो निगेटिव मार्क है। अब जब दोनों के सामने निगेटिव मार्क है तो जुड़ेगा तो सही, लेकिन हमेशा निगेटिव में ही डेटा आएगा। इस कारण से आपके पास m वाला कथन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए y से, हमेशा x बड़ा होना चाहिए, लेकिन दोनों धनात्मक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x यहाँ पर 12 जो है बड़ा है 4 से, है ना भाई, और दोनों धनात्मक भी है, 12 भी धनात्मक और 4 तब तो जाकर 8 आ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एन वाला जो कथन होगा दोस्तों हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी होगा, के बी केवल एन जो होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में ऐसे सवाल बनेंगे, इन सवालों को फूंक फूंक कर आपको डील करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही कथन चुनकर आपको बताना था। अब भाई वास्तविक संख्या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास वास्तविक संख्या तो सभी हमारे पास सम संख्या, सभी विषम संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, है ना, सभी अभाज्य संख्या, सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सहभाज्य, सहभाज्य, ये सब के सब भाज्य संख्या, ये सब के सब संख्या जो होते हैं चाहे दशमलव के ही क्यों ना हो, उन सभी संख्याओं को क्या बोल दिया जाता है, वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। इतना क्लियर है? मतलब दुनिया के चाहे टूटे फूटे अंक क्यों ना हो, चाहे वो अंडर रूट के ही अंक क्यों ना हो, है ना, चाहे पूरा अंक हो, भिन्न वाले अंक हो, चाहे मैं ये कह दूं कि दो ही क्यों ना हो, 4, 3, अंडर रूट 3, है ना, 0.678 5, ये सब के सब अंक, है ना। तो ये सब के सब अंक क्या है आपके लिए, वास्तविक है भाई, है ना। संख्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो अंक होने चाहिए, तो उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल भाई हो सकती है। हम अभी लिखा है कि वास्तविक संख्याएं विषम संख्याएं भी होती है, तो ये भी हमारे पास जो कथन के है ये करेक्ट हो जाएगा। अभाज्य संख्या हो सकती है, अभी मैंने लिखाया कि अभाज्य संख्या भी होता है, तो ये भी हमारे पास एल वाला जो कथन होगा करेक्ट हो जाएगा। परिमेय संख्या हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है बोला गया, तो परिमेय संख्या भी पॉसिबल है, तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। जीरो हो सकती है, तो क्या जीरो होगा, अब कोई संख्या यदि पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, मतलब वो जीरो भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि सभी के सभी जो कथन है ये मेरा क्या है, करेक्ट है। वो भी किसके संदर्भ में, वास्तविक संख्या के संदर्भ में, कि वास्तविक संख्या विषम संख्या को भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को कहते हैं, परिमेय संख्या को भी कहते हैं, और जीरो को भी हम वास्तविक संख्या ही बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर नीचे दो कथन S1 और S2 दिए गए हैं और उसके बाद एक प्रश्न भी दिया गया है ना। पहले संख्या कथनों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उस प्रश्न का जवाब देना है। अब बोला गया है कि n एक अभाज्य संख्या है, n हमारे पास एक अभाज्य संख्या, ये पहला कथन का कहना है, ठीक है भाई। फिर बोला गया है n को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। यदि मान लो n अभाज्य संख्या है और उसको 4 से भाग दिया जाए तो कितना बचना चाहिए, 1 बचता है बोला गया है। फिर प्रश्न बोला गया है कि यदि n 10 और 20 के बीच एक अद्वितीय प्राकृतिक संख्या है, n किस प्रकार की संख्या है,
भाई कोई भी एक अद्वितीय प्राकृतिक संख्या तो n क्या है ना। उपयुक्त तो कथन और प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा सही है, तो n क्या है उसका बताने के लिए, n के बारे में आपको जानकारी देने के लिए इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। गजब का सवाल है मान लो। तो यहाँ पर पहला कथन ये दे दिया गया है कि भाई n एक अभाज्य संख्या बोला गया है, n अभाज्य संख्या। अब मेरे माइंड में एक चीज तो आ रहा है कि 10 और 20 के बीच में है ना हमको कोई संख्या देखना है, और कथन ये है कि n एक अभाज्य संख्या है बोला गया है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में हम ले लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा दूर में लिख दूं क्या इसको, 20। तो n एक अभाज्य संख्या है, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या में एक तो 11 हो सकता है, एक 13 हो सकता है, एक 17 हो सकता है और एक 19 हो सकता है। इतने संख्या है जो 10 और 20 के बीच में स्थित है। मतलब ये जो चार मान है ये हमारे पास n की वैल्यू हो सकता है। n को 4 से भाग देने पर हमेशा एक शेष बचता है बोला गया है ना। अब मान लो यहां पर मैं 11 को है ना 4 से भाग दूं तो 4 दूनी 8, 3 शेष बच जाएगा। 13 को यदि मैं 4 से भाग दूं तो 4 तिया 12, एक शेष बच जाएगा। 17 को यदि मैं 4 से भाग दूं तो 4 चौक 16, एक शेष बच जाएगा। उसी प्रकार 19 को 4 से भाग देने पर 4 चौक 16, 3 बच जाएगा। ये हमारे पास है। तो बोला गया n को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, और ये कथन है। क्लियर है। तो यदि 10 और 20 के बीच में अद्वितीय प्राकृतिक संख्या तो n क्या है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल S1 पर्याप्त है क्या। यदि मैं कहूं कि n एक अभाज्य संख्या है ना भाई, n एक अभाज्य संख्या, तो हमारे पास 10 और 20 के बीच एक नहीं बल्कि कितने अभाज्य संख्या देखने को मिलता है, 4, है ना भाई। अब इनमें से हम कैसे बता सकते हैं कि सटीक यही है ना, यही अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए हम केवल कथन एक पर निर्भर नहीं रह सकते, अतः मैं कह सकता हूं कि ए वाला ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। प्रश्न को उत्तर देने के लिए केवल S2 पर्याप्त है ना। S2 पर्याप्त है, ये बोला गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि 10 और 20 के बीच। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, n को बोला गया है। अब n के बारे में ये नहीं बताया गया कि n किस प्रकार की संख्या है। अब बहुत सारे अंक भी हो सकते हैं, है ना भाई, अंक कुछ भी हो सकता है, लेकिन n के बारे में एकदम डेफिनेटली नहीं बताया गया है। तो n को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। ये क्लियर है। फिर हम कहेंगे S1 और S2 के एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ना तो अकेले S1 और ना ही अकेले S2। ठीक है। ये तो हमारे पास कौन सा करेक्ट होना चाहिए, तो मैं कहूंगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट होगा। क्योंकि जब तक दोनों काम नहीं करेंगे तब तक हम आंसर बताने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे सवाल यदि बनते हैं तो उन सवालों को अच्छे से पढ़कर आपको जवाब देना है। क्लियर है। और एग्जाम बहुत पास आ चुका है ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना है, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना है। अब त्योहार का सीजन भी चला गया है ना। अब कंटिन्यू आपको है ना तैयारी करते रहना। 50 पोस्ट भी बहुत होता है, हमको तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए कंटिन्यू बने रहना और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना है। क्लियर है। आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद।